बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे बॉन्ड एनर्जी के ऊपर। इस चैप्टर के अंदर हमने ओवरऑल 4 थ्योरीज़ पे बात की। फर्स्ट पे थ्योरी को हमने डिटेल में डिस्कस किया, उसके बाद वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पे डिस्कशन हुई, उसके बाद हाइब्रिडाइजेशन पे डिस्कशन हुई और लास्टली हमने डिस्कस किया था मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी को। आज के इस लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे बॉन्ड पैरामीटर्स में से फर्स्ट पैरामीटर, दैट इज़ बॉन्ड एनर्जी। अक्सर औक़ात आपके ईटा के पेपर में, एमडी कैट के पेपर में या बाकी एंटी टेस्ट के जो एग्ज़ाम्स हैं वहाँ पे बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड लेंथ से एमसीक्यूज़ रिपीट होते हैं और स्टूडेंट मुश्किल में पड़ जाते हैं। अब होता यह है कि चूँकि ये जो पीछे 4 थ्योरी गुजरी है, ये 4 थ्योरीज जिन पे हमने डिस्कशन की, ये थोड़ा सा स्टूडेंट के लिए मुश्किल होती हैं। फर्स्ट टाइम और एक नया एक्सपीरियंस होता है स्टूडेंट के लिए, तो स्टूडेंट एक डिफ़िकल्टी में पड़ जाते हैं और उन्हीं थ्योरी को वो समझते हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा इस चैप्टर की ये जो चीज़ें हैं इनको छोड़ देते हैं और फिर जब इससे रिलेटेड एमसीक्यू उनको एग्ज़ाम में मिलते हैं तो फिर बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है कि यार ये तो हमने देखा ही नहीं था, इसको हमने अहमियत ही नहीं दी थी, तो फिर प्रॉब्लम्स बनते हैं। और अक्सर औक़ात टीचर भी इन चीज़ों को छोड़ देते हैं। अब चूँकि जो इंस्ट्रक्टर है वो स्टूडेंट को डिफ़िकल्टी में देखकर ख़ुद भी डिफ़िकल्टी फील करता है कि किसी न किसी तरह से मैं स्टूडेंट को ये जो थ्योरीज़ हैं इन्हीं पर फोकस करवा के इन्हीं पर तैयार करवा लूँ। अगरचे ये बात ठीक है कि आपके पेपर के सब्जेक्टिव पोर्शन में इन थ्योरीज से लाजमी क्वेश्चंस आते हैं, ऑब्जेक्टिव्स भी आते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो चीज़ अगर इम्पोर्टेंट है और उसके बाद वाली जो चीज़ें हैं उनको आप इग्नोर कर दें। तो आई रिकमेंड यू टू डीपली स्टडी दीज बॉन्ड पैरामीटर, कि ये बॉन्ड पैरामीटर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनसे लाजमी आपके पास हर पेपर में 1 से 2 एमसीक्यू रिपीट होते हैं। तो आज के इस लेक्चर के अंदर हम बॉन्ड पैरामीटर्स में से फर्स्ट पैरामीटर पर बात करेंगे, दैट इज़ बॉन्ड एनर्जी। बॉन्ड एनर्जी को समझने के लिए आपको एक बात समझनी पड़ेगी, बॉन्ड फॉर्मेशन के दौरान क्या होता है। देखिए, आप शुरू से एक बात पढ़ते आते हैं कि कोई भी एटम बॉन्ड क्यों बनाता है। बॉन्ड वो बनाता है अपने आप को स्टेबलाइज करने के लिए, अपने आप को स्टेबल कंडीशन में लेके जाने के लिए। अब वो स्टेबल कंडीशन में कैसे लेके जाएगा? अगर उसकी एनर्जी ज़्यादा है, वो एनर्जी क्या करे? लूज़ करे। और वो एनर्जी तब लूज़ करता है जब वो किसी दूसरे एटम के साथ कंबाइन हो जाता है। तो इस बात का मतलब ये निकला कि जब भी कोई एटम बॉन्ड बनाता है तो वो एनर्जी लूज़ करता है। तो आपने पॉइंट याद रखना है कि बॉन्ड फॉर्मेशन इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस। बॉन्ड फॉर्मेशन इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस, कि जब भी बॉन्ड बनेगा एनर्जी रिलीज होगी और जितनी ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी हम कहते हैं उतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा। इन द सेम मैनर बॉन्ड ब्रेकिंग, बॉन्ड जब टूटेगा, बॉन्ड ब्रेकिंग इज एंडोथर्मिक प्रोसेस। जब भी बॉन्ड टूटेगा तो वो एक एंडोथर्मिक प्रोसेस होगा, मीन हमें बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी देना पड़ेगी। अब इसको थोड़ा सा हम और इलाबोरेट करते हैं। देखें, एक एटम है ए, ठीक है, दूसरा एटम है बी। अब जब ए इस बी के साथ आकर बॉन्ड बनाएगा, मीन इन दोनों के बीच बॉन्ड बन रहा है, तो इनसे एनर्जी क्या होनी है? रिलीज होनी है, एनर्जी रिलीजेस। अब इसकी भी एनर्जी लो हो जाएगी, इस ए की भी एनर्जी लो हो जाएगी और इनके बीच बॉन्ड बन जाएगा। अब ये जो एनर्जी जो किसी भी बॉन्ड की फॉर्मेशन के दौरान रिलीज होती है उसको हम कहते हैं बॉन्ड एनर्जी। तो बॉन्ड एनर्जी की बात आपको क्लियर हो गई कि बॉन्ड एनर्जी का मतलब है जब भी कोई से 2 एटम या 2 से ज़्यादा एटम बॉन्ड बनाएंगे, उस बॉन्ड फॉर्मेशन के दौरान जितनी एनर्जी उनकी रिलीज होगी, दैट अमाउंट ऑफ एनर्जी इज नोन एज बॉन्ड एनर्जी। या ऑन द अदर हैंड मैं इसको यूं कहूं
कि जब मैं इस बॉन्ड को तोड़ना चाहूं, अगर इस बॉन्ड को हम तोड़ना चाहें, ए को अलग करना चाहें, बी को अलग करना चाहें, तो हम कहते हैं हमें एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। एनर्जी इज प्रोवाइडेड। तो अब दोनों केसेस में वही बात है कि जब बॉन्ड बना था, जितनी एनर्जी इनकी रिलीज हुई थी, अब अगर आप उस बॉन्ड को तोड़ना चाहते हो तो जितनी एनर्जी पहले रिलीज हुई थी उतनी एनर्जी हम इन्हें प्रोवाइड करेंगे। तो दिस इज कॉल्ड बॉन्ड एनर्जी। तो दो तरह से आप बॉन्ड एनर्जी को डिफाइन कर सकते हो कि ऐसी एनर्जी जो किसी भी बॉन्ड को तोड़ने के लिए प्रोवाइड करनी पड़े, या वो एनर्जी जो जब भी बॉन्ड बने रिलीज हो, वो एनर्जी जो बॉन्ड फॉर्मेशन के दौरान रिलीज हो, हम उसे कहते हैं बॉन्ड एनर्जी। तो आप इसे डिफाइन कैसे करेंगे, इसकी डेफिनेशन, हम दोनों डेफिनेशंस पे हमने बात कर ली, इसको आप अपने पास नोट डाउन कर लें कि पहली डेफिनेशन इसकी क्या है बॉन्ड एनर्जी की। आप क्या कहोगे, अमाउंट ऑफ एनर्जी, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड ड्यूरिंग बॉन्ड फॉर्मेशन, बॉन्ड फॉर्मेशन के दौरान जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी दैट इज कॉल्ड बॉन्ड एनर्जी। या फिर दूसरी डेफिनेशन इसकी क्या होनी है, आप ये कहोगे कि अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक अ बॉन्ड, कोई से दो एटम्स के बीच बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो एनर्जी देंगे दैट इज कॉल्ड बॉन्ड एनर्जी। तो ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। अब ये तो एक जनरल सा आइडिया था, बॉन्ड एनर्जी की डेफिनेशन पे हमने बात कर ली। अब हम देखेंगे बॉन्ड एनर्जी की यूनिट क्या है, और इसके साथ साथ इस ये किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है जहां से रिलेटेड एमसीक्यू वगैरह आते हैं। अब देखिए, याद रखना बॉन्ड एनर्जी क्या होती है, आमतौर पर हम इसे लेते हैं किलो जाउल पर मोल, किलो जाउल पर मोल की उस यूनिट में हम लेते हैं बॉन्ड एनर्जी को। ठीक है, तो ये बात आपने अपने जहन में बिठा लेनी है। अच्छा, अब आएंगे हम बात करेंगे उन फैक्टर्स के ऊपर जिन फैक्टर्स पे बॉन्ड एनर्जी डिपेंड करती है। पहला फैक्टर है साइज ऑफ एटम्स। जो बॉन्डेड एटम है या जो बॉन्ड फॉर्मेशन में हिस्सा लेने वाले एटम है, उनका साइज क्या है, ये पहला फैक्टर है दैट इफेक्ट बॉन्ड एनर्जी, जो आपने देखना है। दूसरा फैक्टर है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन बॉन्डिंग एटम। जो बॉन्डिंग एटम है, ये जो बॉन्डेड एटम्स हैं, उनके बीच इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, ये दूसरा फैक्टर है दैट इफेक्ट बॉन्ड एनर्जी। तीसरा जो फैक्टर है दैट इज बॉन्ड ऑर्डर, ये तीसरा फैक्टर है। और चौथा फैक्टर है दैट इज परसेंटेज एस कैरेक्टर, कि जो हाइब्रिडाइजेशन इन्वॉल्व्ड है उसमें हाइब्रिडाइजेशन की टाइप क्या है, ये चौथा फैक्टर है। और पांचवा फैक्टर जिसके ऊपर बॉन्ड एनर्जी डिपेंड करेगी दैट इज रिपल्जन बिटवीन बॉन्डिंग एटम, या उनके इलेक्ट्रॉन्स के बीच रिपल्जन। अब हम पहले को देखते हैं, साइज ऑफ एटम। देखिए, याद रखना साइज ऑफ एटम इनवर्सली रिलेटेड है बॉन्ड एनर्जी से। साइज ऑफ एटम इज इनवर्सली रिलेटेड टू बॉन्ड एनर्जी। अब यहां से आपको क्लियर कि जब भी आप जो बॉन्डेड एटम है उनके साइज को देखोगे तो जितना साइज बढ़ता जाएगा बॉन्ड अनस्टेबल होता जाएगा, और जितना बॉन्ड अनस्टेबल होगा इसका मतलब है वो बॉन्ड इजीली ब्रेक होगा, और इजीली ब्रेक होने का मतलब ये हुआ कि उस बॉन्ड को हमें कम एनर्जी प्रोवाइड करना पड़ेगी।
तो ग्रेटर द साइज ऑफ बॉन्डेड एटम लोअर विल बी बॉन्ड एनर्जी. इट्स मीन साइज ऑफ एटम इज इनवर्सली रिलेटेड टू बॉन्ड एनर्जी. ये बात आपने अपने जहन में रखनी है. यहाँ से आपने एक और चीज अपने माइंड में बिठानी है कि जो बॉन्ड एनर्जी है दिस एक्चुअली एक्सप्लेन स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड. इसको आप यूं भी कह सकते हो कि इट इज मेजर ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड. कोई से दो एटम्स के बीच बॉन्ड की स्ट्रेंथ क्या है हैज कंपेयर टू एनी अदर. ये हमें कैसे पता चलता है? ये हमें उसकी बॉन्ड एनर्जी से पता चलता है. जितना कोई एटम जितना कोई बॉन्ड स्ट्रांग होगा उतनी उसकी बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा होनी है. ठीक है. अब इसमें एमसीक्यू मुख्तलिफ तरह से आते हैं. मिसाल के तौर पर मैं कहूँ कि फ्लोरीन है, ऐसे ही क्लोरीन है, ब्रोमीन है और आयोडीन है. आपके पास क्वेश्चन आ जाए कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ हाईएस्ट बॉन्ड एनर्जी. तो सबसे हाईएस्ट बॉन्ड एनर्जी किसकी होनी है? याद रखिए आप इनका साइज देखेंगे. आप चूंकि मैंने यहाँ तक साइज पे बात की है तो साइज देखो तो सबसे ज़्यादा साइज डाउन द ग्रुप आयोडीन का है और सबसे स्मॉल साइज इसका है. तो इसका मतलब है सबसे स्मॉल साइज इसका है, सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड इसका होगा जिसकी वजह से इसकी एनर्जी सबसे ज़्यादा होनी है. तो ये बात आपने याद रखनी है. ऑन द अदर हैंड सबसे लो एनर्जी बिकॉज ऑफ हाई साइज और सॉरी लार्ज साइज, बड़े साइज की वजह से सबसे कम बॉन्ड एनर्जी इसकी होनी है. ये एक फैक्टर है जिसको आपने अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करना है. अब आते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस को आपको पता है हम लिखते हैं डेल एक्स. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन बॉन्डेड एटम, दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एनर्जी. जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बॉन्डेड एटम के बीच होगा बॉन्ड उतना स्ट्रांग होता जाएगा. देखिए इसी की मैं एग्जांपल देता हूं. HF, HCl, HBr, HI. अब अगेन आपको ये बात पता है कि जब आप इस ग्रुप में डाउन द ग्रुप जाओगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो जाएगी, कम होती जाएगी और जितना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती जाएगी डिफरेंस कम होता जाएगा. तो इसी वजह से सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस हाइड्रोजन और फ्लोरीन के बीच, सबसे कम हाइड्रोजन और आयोडीन के बीच. दैट इज वाई सबसे वीक बॉन्ड इसका होगा और सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड इसका होगा. तो दूसरा फैक्टर बॉन्ड एनर्जी से रिलेटेड जो आपने अपने ध्यान में रखना है दैट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन बॉन्डेड एटम. कि बॉन्डेड एटम के बीच इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कैसा है, किस तरह से है, दैट विल डिसाइड बॉन्ड एनर्जी ऑफ दैट मॉलिक्यूल. नाउ अगेन नेक्स्ट फैक्टर है बॉन्ड ऑर्डर. बॉन्ड ऑर्डर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी को पढ़ने के बाद आपको क्लियर है कि इट इज नंबर ऑफ बॉन्ड्स फॉर्म्ड बाय एन एटम इन अ मॉलिक्यूल. एक मॉलिक्यूल के अंदर किसी एटम ने कितने बॉन्ड बनाए हैं वो उसका क्या होगा बॉन्ड ऑर्डर. तो इस पर इतनी डिटेल की ज़रूरत नहीं कि अगर एक एटम ने एक बॉन्ड बनाया और दूसरे ने दो बनाए तो जितने ज़्यादा बॉन्ड हो जाएंगे उतनों को ब्रेक करने के लिए उतनी ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करना पड़ेगी. तो इसका मतलब ये हुआ कि दिस बॉन्ड ऑर्डर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एनर्जी. बॉन्ड ऑर्डर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा बॉन्ड एनर्जी के. इसके लिए आप ये देख सकते हो कि अगर आप इसका देखो, इसकी बॉन्ड को देखोगे, इसको देखोगे और इसको देखोगे तो बॉन्ड ऑर्डर जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है बॉन्ड एनर्जी उतना ज़्यादा होती जा रही है. ठीक है. तो ये तीसरा फैक्टर है जिसको आपने इसी तरह से ध्यान में रखना है. अब आते हैं नेक्स्ट फैक्टर परसेंटेज एस कैरेक्टर. परसेंटेज एस कैरेक्टर अगेन क्या है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बॉन्ड एनर्जी के. बॉन्ड एनर्जी डायरेक्टली रिलेटेड है परसेंटेज एस कैरेक्टर. अब परसेंटेज एस कैरेक्टर एक्चुअली मैंने आपको पहले भी क्लियर किया हुआ है दैट इज रिलेटेड टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. आपने पढ़ा था कि sp3 sp2 sp हाइब्रिडाइजेशन. यहाँ इस लेवल तक हम यही डिस्कस किए होते हैं.
sp3 हाइब्रिडाइजेशन, sp2 हाइब्रिडाइजेशन, sp हाइब्रिडाइजेशन। अब आपने जो बात ध्यान में रखनी है कि जितना किसी ऑर्बिटल में s कैरेक्टर ज्यादा होगा, इसका मतलब ये होगा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ज्यादा होगी। तो देखिए जहाँ पे sp इन्वॉल्व होगा वो सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा, फिर sp2 होगा, फिर sp3 होगा। तो इसका मतलब ये हुआ जितना s कैरेक्टर ज्यादा होता जाएगा बॉन्ड एनर्जी उतनी ज्यादा होती जाएगी। तो ये फोर्थ इफेक्ट है, फैक्टर है दैट इफेक्ट बॉन्ड एनर्जी। अब आते हैं नंबर 5, रिपल्जन बिटवीन बॉन्डेड एटम आर इलेक्ट्रॉन्स ऑफ बॉन्डेड एटम। ये इनवर्सली रिलेटेड है बॉन्ड एनर्जी से। अब आपको ये बात पता है कि बॉन्डेड एटम अगर एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, उनके इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, तो वो बॉन्ड अनस्टेबल होता जाएगा। और बॉन्ड अगर अनस्टेबल होता जाए तो फिर इट्स मीन कि उसको तोड़ने के लिए, उसको ब्रेक करने के लिए हमें कम एनर्जी प्रोवाइड करना पड़ेगी। तो इट्स मीन अगर रिपल्जन ज़्यादा है तो बॉन्ड एनर्जी क्या होनी है, कम होनी है, और अगर रिपल्जन कम है तो बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा होनी है। तो ये 5 फैक्टर्स हैं जो किसी भी बॉन्ड को इफेक्ट करते हैं। अब एक आध एग्जांपल लेकर हम डिस्कस करते हैं थोड़ा सा इसको, और ताकि आपका डीप कॉन्सेप्ट बिल्ड हो जाए इस टॉपिक के ऊपर, कि इससे मल्टीपल क्वेश्चंस आपके पेपर्स में आते हैं, मुख्तलिफ तरह के क्वेश्चंस आते हैं। 5 फैक्टर में कभी एक फैक्टर इन्वॉल्व होता है, कभी 2 इन्वॉल्व होते हैं, कभी 3 इन्वॉल्व होते हैं, कभी कोई एक फैक्टर है, कभी कोई दूसरा है, कभी कौन सा फैक्टर है। लिहाजा आपको ये फैक्टर्स अच्छी तरह से याद रहने चाहिए, और इनसे रिलेटेड ये कैसे इफेक्ट करते हैं ये सारी बातें भी याद रहनी चाहिए। अब यहाँ पर हम एक एग्जांपल देखते हैं, होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल, और दूसरी तरफ हम बात करेंगे हेट्रोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल। होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल एंड हेट्रोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल पे बात करेंगे। देखिए याद रखिएगा, जब भी बॉन्ड कोई से 2 होमोन्यूक्लियर एटम्स के बीच बनेगा, ठीक है, तो जो उसकी बॉन्ड एनर्जी होनी है वो डिपेंड करेगी उनके बीच डिस्टेंस पे। होमोन्यूक्लियर एंड हेट्रोन्यूक्लियर, इट्स ओके। अब देखिए हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के लिए अगर हम बॉन्ड एनर्जी की बात करें तो दैट इज 436 किलो जाउल पर मोल। इसके 1 मोल के लिए 436 किलो जाउल एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ती है। अगर एक मॉलिक्यूल की बात करें तो दैट इज 72.42 किलो जाउल पर मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल को ब्रेक करने के लिए 436 तो एक मोल के लिए, और एक मॉलिक्यूल के लिए ये एनर्जी चाहिए होगी 72.42 इंटू 10⁻⁻23 किलो जाउल पर मॉलिक्यूल। क्लियर कि एक मोल के लिए 436 किलो जाउल और एक मॉलिक्यूल के लिए 72.42 इंटू 10⁻23 किलो जाउल। अब अगर ये एक मॉलिक्यूल के लिए है तो उसमें 2 एटम है, तोड़ोगे तो एक एटम के हिस्से में इसकी हाफ आएगी, दूसरे एटम के हिस्से में भी इसकी हाफ आएगी। तो इस बात का मतलब ये हुआ कि 36.21 इंटू 10⁻23 किलो जाउल पर एटम के हिस्से में चली जाएगी। क्लियर। अब इसके साथ अगर हम देखें एक और एग्जांपल लेते हैं, Cl2 की बात करें। Cl2 मॉलिक्यूल की अगर यहाँ पर बात की जाए तो उसके एक मॉलिक्यूल के लिए एनर्जी चाहिए 40.36 इंटू 10⁻⁻23 किलो जाउल
पर मालिक्यूल। तो एक एटम के हिस्से की एनर्जी कितनी हो जानी है? 20.18 इंटू 10⁻⁻³ किलो जाउल पर एटम। ये है एक होमोन्यूक्लियर मालिक्यूल की हमने यहाँ पर बात की। यहाँ पर हाइड्रोजन है, यहाँ पे क्लोरीन है। अब हम देखते हैं कि अगर आप यहाँ पर देखो HCl की बात करें, वहां पर क्या था कि एक हाइड्रोजन एटम को अलग होने के लिए, सेपरेट होने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए थी? अगर आप यहां पर देखो तो 36.21 इंटू 10⁻⁻³ किलो जाउल। क्लोरीन को कितनी चाहिए? क्लोरीन को चाहिए 20.18 इंटू 10⁻⁻23 किलो जाउल। अब इस बात का सिंपल सा मतलब यह है कि जब हम HCl मॉलिक्यूल को तोड़ना चाहें तो हमें 36 प्लस 20 56 के राउंड अबाउट एनर्जी दें और वो मॉलिक्यूल ब्रेक हो जाए। उस 56 में से 36 हाइड्रोजन की तरफ चली जाए और रिमेनिंग 20, ये साथ में इंटू 10⁻⁻23 को भी ध्यान में रखना है, ये क्लोरीन ले ले और दोनों आइसोलेटेड गैसियस एटम में चेंज हो जाए। लेकिन अब ये जो कैलकुलेटेड वैल्यू यहाँ से बननी चाहिए, दैट शुड बी 36 प्लस 20 56 इसको आप कह लो कि 21.18 39 इंटू 10⁻⁻23 किलो जाउल कि इस मॉलिक्यूल को हमें 56.39 इंटू 10⁻23 किलो जाउल एनर्जी हम प्रोवाइड करें और ये मॉलिक्यूल ब्रेक हो जाए। लेकिन एक्सपेरिमेंटली हम जब देखते हैं तो ये 56 एनर्जी पे ब्रेक नहीं होता। एक्सपेरिमेंटली हमें इसको एनर्जी प्रोवाइड करना पड़ती है 72 इंटू 58 इंटू 10⁻⁻23 किलो जाउल। ये वैल्यूज में पॉइंट के बाद थोड़ा बहुत फर्क हो सकता है, डिफरेंट बुक्स में ये चेंज होती है, लेकिन आपने मेन वैल्यू को और मेन कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करनी है कि अगर हम कैलकुलेट करें तो वो 56 आ रही है, लेकिन जो एक्सपेरिमेंटल है दैट इज हायर देन कैलकुलेटेड। इस बात का मतलब ये हुआ कि जब एटम की सिचुएशन चेंज हो जाएगी, इन्वायरमेंट चेंज हो जाएगी, बॉन्ड स्ट्रेंथ चेंज हो जाती है, बॉन्ड की प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती है। बॉन्ड की प्रॉपर्टीज चेंज होंगी तो जो बॉन्ड एनर्जी है वो अल्टीमेटली क्या हो जाना है? चेंज हो जाना है। तो यहाँ पर क्या इफेक्टर है? यहाँ पर देखिए दोनों होमोन्यूक्लियर है, जो ओवरलैपिंग है वो इतनी उस तरह से नहीं है, ठीक है, अट्रैक्शन कोई इतना खास नहीं है, सेम यहाँ पर है। लेकिन जब आप यहाँ पर आओगे देयर इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के आने की वजह से मैंने आपको पॉइंट लिखवाया था कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एनर्जी। तो यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बढ़ा, बॉन्ड एनर्जी क्या हो गई? बढ़ गई। तो ये एक एग्जांपल लेकर मैंने कोशिश की कि आपको बॉन्ड एनर्जी का डिटेल कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड करवा सकूं। इससे रिलेटेड डिफरेंट एग्जांपल्स आप खुद सर्च कीजिए, खुद इस पर डिटेल क्लास फेलोज के साथ डिस्कशन कीजिए। स्टिल अगर उसके बावजूद आपके माइंड में कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, उसको आप कमेंट बॉक्स में हमारे साथ शेयर कीजिए, हम उसको आंसर देने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। तो वी विल सी यू इन अनदर लेक्चर। टिल देन, थैंक यू वेरी मच।